अलावा जो है ईजान ने भी जो है रिजल्ट एंड डिस्कशन जो है ना वो मुझे टॉपिक डिसाइड करके शेयर किया था। अहमद का भी मैसेज आया था। मी वाइल जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे शेयर कर देंगे अपना जिनके पास रिजल्ट एंड डिस्कशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास मॉड्यूल 3 होगा, बिकॉज हमने सबसे पहले जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे पास जो एआई रिसर्च बूट कैंप है इसमें बेसिक हमारे पास रिसर्च का जो है कि रिसर्च के अंदर हमारे पास आउटलाइन क्या है, कि रिसर्च का जो है क्राइटेरिया क्या है, हम किस तरह रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च की जो पब्लिकेशन है वो हमारे पास कितनी टाइप्स थी। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में अपना देखा था कि हाउ टू राइट ए टाइटल। हमारे पास टाइटल के अंदर कौन सी 4 चीजें होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम रिसर्च के लिए अपना टाइटल लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा अपना अब्स्ट्रैक्ट के अब्स्ट्रैक्ट हमारे पास 150 टू 250 वर्ड्स तक होता है और हाउ टू राइट दिस। उसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड्स देखे थे कि जो कि 1 to 6 या 1 to 7 होने चाहिए और कीवर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं। अब देखो कि यहाँ तक हमारे पास 3 चीजें थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए कि इन चीजों को राइट कैसे करना है। लेकिन हमारे पास जो अब आप लोगों का टाइटल होगा वो आप पहले डिफाइन कर सकते हो, लेकिन टाइटल के अंदर आपके पास दोबारा से मॉडिफिकेशन होंगी आफ्टर दैट। जब आप पूरे रिजल्ट एंड डिस्कशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी नॉवल इंसेंबल अप्रोच क्या है, ठीक है। देन आप उसको रिफाइन करोगे और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट भी एट द एंड ऑफ रिसर्च आप लोग लिखते हो और कीवर्ड्स भी आप एट द एंड लिख सकते हो, बिकॉज वो आप अपने टाइटल के अंदर से ही लिख लोगे, आपको पता चल जाएगा, और अपने अब्स्ट्रैक्ट के अंदर से। तो ये जो 3 चीजें हैं इसको तो हम वैसे एक पूरा लाइन वाइज लेके आए हैं ताकि बार बार हमें ये जो है कम्युनिकेशन ना करनी पड़े इसके ऊपर कि हाउ टू राइट ए टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स, बिकॉज हम लोग एक पूरे सीरीज के साथ चलेंगे ताकि एट दी एंड जब हम इसके ऊपर आए कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं या जर्नल पेपर कैसे लिखते हैं, तो मुझे आप लोगों को बार बार गाइड ना करना पड़े कि अब्स्ट्रैक्ट यहाँ से लेंगे ये इस तरह लिखते हैं। तो जो बेसिक टूल्स हैं आपको आपने याद रखने हैं और आपको इसके साथ बिकॉज आपका क्विज आज नहीं हुआ, आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ना एक छोटी सी असाइनमेंट दी जाएगी, आपने गूगल फॉर्म के ऊपर ही करनी है कि आपको टाइटल के 5 से 6 प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे, आप वो लिखोगे, अब्स्ट्रैक्ट लिखोगे 1 to 50 वर्ड्स का रिलेटेड टू योर टाइटल, कीवर्ड्स लिखोगे, और उसके बाद आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है कि किस तरह हम लोग पेपर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब आज के लेक्चर के हमारे पास जो है लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली किस तरह लिखे जाते हैं, हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो अप करते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस देखो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप अपनी जात का कभी किसी को इंट्रोडक्शन करवाओ ना, कि कोई कहे कि आपको इंटरव्यू में कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, तो आप अपना नाम बताते हो, उसके बाद अपनी जो है ना एज बताते हो, और उसके बाद मैं कहाँ पे रह रहा हूँ ये बताते हो, और आपका होम टाउन कहाँ से है, और उसके बाद जो है ना आप उनको बताते हो कि मेरी एजुकेशन ये है और मेरा इंटरेस्ट क्या है। और समटाइम्स इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अगर आपकी ये खूबी है, किसी चीज की एबिलिटी है, तो आपके अंदर कोई खामी होगी तो आप बताओ वो क्या है और क्या आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हर इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू के लिहाज से बड़ी मैटर करती हैं। तो जब हम अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए, रिव्यू आर्टिकल के लिए, जर्नल के लिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पहले हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। लाइक हमने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर देखा कि सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या मेथडोलॉजी है, इसके अंदर क्या रिजल्ट एंड डिस्कशन है और कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ये है कि हम अपनी बेसिकली जो चीज लिख रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, प्रीवियस स्टडीज इसके ऊपर ये हुई हैं और इसका रिसर्च गैप ये है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ये हैं। बेसिकली अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख लेते हो तो उसके बाद आपको अब्स्ट्रैक्ट के अंदर 2 से 3 चीजें कभी भी जो है ना वो, जैसे कि हमें पता होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, ये जरूरी क्यों है, और इसके बाद मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, और उसके बाद आते हैं कंट्रीब्यूशन।
अब देखो कि इंट्रोडक्शन का एक पूरा सीक्वेंस है कि इसके अंदर कैसे चलना है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है, इंट्रोडक्शन के अंदर पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ की बेस के ऊपर एक पैराग्राफ में हम बताएंगे, जैसे हम कहते हैं कि वाटर क्वालिटी प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एआई। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास स्टडी एरिया अगर पाकिस्तान है या इंडिया है या वट एवर पूरी वर्ल्ड का बता रहे हैं, तो हम बताएंगे कि वर्ल्ड के अंदर वाटर क्वालिटी का ये इशू आ रहा है, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं बता दूंगी कि इसके ऊपर यूजिंग एआई मशीन लर्निंग इसके ऊपर अभी तक कितना काम हो चुका है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैं बताऊंगी कि नहीं, उन्होंने ये काम कर दिया लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं खामियां हैं, वो बता दूंगी। लाइक 3 पैराग्राफ ये हो गए, और लास्ट पैराग्राफ में जो कि मैं बुलेट्स पॉइंट ऐड करके बताऊंगी कि मेरे ऑब्जेक्टिव और मेरी कंट्रीब्यूशन ये है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमेशा हर रिसर्च रिव्यू आर्टिकल हो, जर्नल पेपर हो, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, उसके अंदर इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। तो इसकी आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। देखो बेटा, लिखना खुद से मैनुअली लिखना, एआई से लिखवाना वो बात की बात होती है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, और आपको इसकी बेसिक ही ना पता हो और आप कहें कि हमने रिसर्च आर्टिकल्स लिख दिए हैं, रिव्यू आर्टिकल्स लिख दिए हैं, तो ये बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आपकी बेसिक इतनी फिट होनी चाहिए बेटा। रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल पूरी उम्र पड़ी होती है इंसान के लिखने के लिए, अपनी सीवी प्रोफाइल इनहेंस करने के लिए, लेकिन एक दफा जो इंसान की बेसिक क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद अब देखो कि आप लोग में से मोस्टली स्टूडेंट बीएस के हैं, और ये जो कोर्स है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है वो मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि बेटा रिसर्च होती क्या और रिसर्च की क्यों जाती है। तो आप लोगों के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल भी है और बहुत अच्छा है कि आप इसको सीख रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिस कर लो, ये लाइफ टाइम ही आपके साथ रहेगा कि किस तरह हमने चीजों को मैनेज करना है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, एक मेजर सेक्शन है जो कि एक और चीज है, हमेशा जब भी कोई भी एफवाईपी देखोगे, थीसिस को देखोगे, या आप लोग किसी रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल को देखोगे, तो उसमें से हमेशा चैप्टर 1 या हेडिंग 1 इंट्रोडक्शन होती है। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट को वो हेडिंग कंसीडर नहीं करते, कीवर्ड्स को हेडिंग कंसीडर नहीं करते। तो जो इंट्रोडक्शन है वो आपका फर्स्ट मेजर सेक्शन है। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है, लाइक आपने एक पेपर लिखा, एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा कि मैडम मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, मैं उसके रिजल्ट एंड डिस्कशन को बाद में देखूंगी, पहले मैं देखूंगी कि उसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैं 4 से 5 लाइंस पढ़ूंगी, मेरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं पढ़ूंगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ओके है, लेकिन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर प्रीवियस क्या रिजल्ट्स थे और इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। वो 3 बुलेट्स पॉइंट अगर मैंने पढ़ लिए तो मुझे समझ आ गया कि इस पेपर का फ्लो कैसे है। तो जब भी पेपर का कोई भी इम्पैक्ट जाता है तो उसका पहले मेजर सेक्शन रिवाइज कर लिया जाता है, ताकि जो है रिव्यूअर, बिकॉज बेटा पेपर जहाँ पे सबमिट होता है जाते ही पब्लिश नहीं होता, उस पेपर की पहले रिवीजन्स आती हैं, पहले उसका प्रॉपर फॉर्मेट देखा जाता है, फिर वो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस के बाद उसके उस पेपर को भेजा जाता है रेलिवेंट फील्ड के बंदों को। लाइक जो रिसर्चर्स होते हैं, वो रिसर्चर्स आप लोगों का पेपर पढ़ते हैं पूरा। उस पेपर के अंदर अगर आपकी कहीं पे कोई रिवीजन्स हैं तो वो 2 तरह की रिवीजन्स होती हैं, एक मेजर होती है, एक माइनर होती है। तो जो मेजर रिवीजन होती है वो थोड़ी क्रिटिकल होती है, लेकिन अगर बंदा वो डील कर ले, उसके अंदर वैलिडेशंस वगैरह होती हैं, तो उसका पेपर निकल जाता है। और अगर माइनर हो तो वो तो विद इन मंथ वो पेपर पब्लिश हो जाता है। तो आप लोगों ने देखना है कि आपके पास आपके पेपर के अंदर जो आपने राइट किया वो एग्जैक्ट, ये ना हो कि बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हों और इस तरह उसको छोड़ा हो, जैसे मतलब कि बस हमने भरना है। लाइक आप लोगों का एज अ स्टूडेंट कंसेप्ट होता है कि पेपर में जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो लेकिन बेटा रिसर्च का कंसेप्ट नहीं है। रिसर्च कहती है कि जितना लिखोगे कंसाइज लिखो, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो, लेकिन वो हो ऑथेंटिक और वो वाकई में रेलिवेंट हो टू योर टॉपिक। अब देखो मेन पर्पस क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन जो है ना वो क्यों लिखना है, उसके क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन का। अब देखो जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास रिसर्च टॉपिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पहले क्या इसके ऊपर काम हो चुका है, मतलब हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीज मिसिंग है और हम कहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे कि जो पिछले ड्रॉबैक्स हैं या पिछली चीजें हैं वो खत्म हो जाए। बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ के अंदर बेटा इस चीज को देखें ना, रिसर्च को, तो ये हो सकता है कि हम अपनी लाइफ का ना एक स्केड्यूल सेट करें और एक रजिस्टर ले लें और उसके ऊपर लिखें कि मेरा जो टॉपिक है ना, मैंने देखना है कि मेरी जात के अंदर
रिलेटेड टू इस्लामिक स्टडीज या रिलेटेड टू इस्लाम, क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें हैं, मुझे किसके ऊपर काम करना है, और अगर मैंने इन चीजों के ऊपर पिछले कितने अरसे से काम नहीं किया और मैं अब कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीजें मिसिंग थी। तो इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट दैट, कि आपको पता हो कि टाइटल क्या है, वो जरूरी क्यों है, इससे पहले उसके ऊपर क्या काम हो चुका है, क्या चीज मिस थी, और अब मैंने ऐसा क्या काम करना है, क्या मेरी कंट्रीब्यूशन होगी जो पिछले रिसर्च गैप हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन अब देखो समटाइम्स लोगों को लगता है कि रिसर्च सिर्फ राइटअप है, रिसर्च जो हम है ना आईटी वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वो मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास डाटा सेट होते हैं हम उसके ऊपर मॉडल बना देते हैं, लेकिन हमारे पास रियल टाइम उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। हाँ, वेबसाइट्स वगैरह पे बना के पीछे हम बैकएंड लगा सकते हैं, उसके बाद कोई वेबसाइट डेवलपर है तो वो एप्लीकेशंस या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स या जो है ना बना सकता है जो कि लोगों के लिए यूजफुल हो। समटाइम्स आप लोग जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जिनके पास नैनो मटेरियल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो लाइक आपने देखा है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में वो एक नैनो मटेरियल के ऊपर काम करते हैं, तो डिफरेंट फ्रूट्स का वो जो है ना पूरा लाइक जैसे जूसी टाइप, वो उसका नैनो मटेरियल लेते हैं और नैनो मटेरियल की क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो वो मटेरियल पूरी दुनिया में नहीं बांट देते कि भाई ये मटेरियल है। इवन अब आपके घर सोलर पैनल्स होंगी, सोलर पैनल्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक शीट सी है जिसके ऊपर जो है ना ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं। तो लोगों ने, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने उस नैनो मटेरियल के ऊपर काम किया हुआ है। लाइक उन्होंने कहा कि अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर पहले काम किया हुआ है तो हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर ऐसा मटेरियल तैयार करेंगे जो कि अगर एक सोलर पैनल पहले जो है वो 6-7,000 या 10,000 में आ रही है, उसकी जो है प्राइस कम हो जाएगी बाय यूजिंग दिस मटेरियल। अब देखो कोई भी एक रिसर्चर लैब में बैठा हुआ है, वो जाके सोलर पैनल तो नहीं तैयार कर सकता ना, कि जाके वो एक छोटा सा मटेरियल के ऊपर स्टडी करेगा और वो कहेगा कि भाई मैं अब सोलर पैनल बनाऊंगा और जाके मार्केट में बेचूंगा। बेटा उसका बेसिक थीम था, उसने रिसर्च की, उसने एक ऐसी चीज जो है इन्वेंशन की कि भाई अगर पहले सिल्वर ऑक्साइड था तो अब कॉपर ऑक्साइड लगाओ, उसकी जो कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसकी जो है सनलाइट से रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है। सेम अब देखो कि हमारे पास ना फ्रीजर्स में हम डिफरेंट वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं। अब वेजिटेबल स्टोर होती हैं, उनकी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने दिन फ्रीजर में अच्छे से रह सकती हैं, ठीक है, सेव रह सकती हैं। फिर कुछ इस तरह की रिसर्चर्स आते हैं जो कि कुछ केमिकल यूज करते हैं, जो कि केमिकल्स अगर उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर लगा हो वो ज्यादा देर तक फ्रिज में जो है वो फ्रेश रहती हैं। तो देखो ये सारी चीजें क्या है, एक ने एक केमिकल बनाया, दूसरे ने कहा नहीं इस केमिकल के अंदर थोड़ी बहुत इस तरह की जो है पॉइजन है जो कि हार्मफुल हो जाएगी आफ्टर 2 to 3 वीक्स। तो मैंने इस तरह का केमिकल बनाया है जो कि नेचुरल है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। उसने रिसर्च कर दी। अब देखो बेटा वो मार्केट में जाके अपना केमिकल बेचने नहीं अभी फिलहाल गया, अभी उसने सिर्फ क्या किया, रिसर्च की। अब देखो कि हमारे पास जितने भी कॉस्मेटिक्स वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि पहले आप लोग जो कॉस्मेटिक्स की लाइक लाइमलाइट से या इस तरह के ब्रांड्स जितने भी हैं वहां से आप लोग जैसे जे डॉट हो गया या डिफरेंट आपके पास जो है काशीज वाले हैं उनकी अपनी बेस है, या जितने भी फाउंडेशंस हैं या क्रीम्स हैं या लिपस्टिक्स हैं वो उन्होंने बना दी, मार्केट में अंधाधुंध लोग लेते हैं। अब वो जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, वो कहते हैं कि नहीं मैं इस तरह की लिप बाम बनाऊंगी जो कि नेचुरल होगी, जो कि नेचुरल फ्रूट्स को लेके मैं बनाऊंगी। कुछ लोग इस तरह करते हैं जैसे हम मार्केट में खीर मिक्स चल रही हैं जो कि हमारे पास ड्राई फ्रूट की ड्राई में आती हैं, हम उसको जो है ना दूध के अंदर बॉईल करके खीर मिक्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वैसे ही खीर मिक्स बनाते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ज्यादा डाल देते हैं और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उससे ज्यादा है। अब देखो ये क्या है, ये एक रिसर्च है बेटा। एक बंद ये नहीं कह सकते कि मेरी रिसर्च उससे बहुत बेहतर है। हो सकता है कि जिस जगह पे उसने वो रिसर्च की हो, जिस टाइम पे उसने वो रिसर्च की हो, वो वाकई में कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन आपने देखना है कि आपकी फील्ड। अब ये नहीं मैं कह सकती कि कोई सोशल साइंस का है तो वो किसी चीज के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता एआई रिसर्च बूट कैंप से। बेटा रिसर्च वहीं पे है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है।
अगर आप चाहोगे ना कि ये मेरे पास लैपटॉप पे मैं तुम लोगों को क्लास दे रही हूँ और उसके बाद मैं चाहूँ कि मैं लैपटॉप की कोई चिप बनाना चाहूँ, मैं कहूँगी ये चिप तो पहले इस तरह तैयार हुई थी, इस चिप के अंदर इतने नंबर ऑफ मटेरियल्स लगे हुए हैं, मैं ऐसी चिप डिजाइन करूंगी जिसके अंदर हमारे पास जो है ना रेंज भी ज्यादा होगी। सेम हमारे पास लैपटॉप के अंदर स्टोरेज का इशू बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो लाइक आपने कोई इस तरह की इनोवेशन लेके आनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड जो वाकई में कंट्रीब्यूटिंग हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आप जस्ट क्या करोगे, एक चीज रेडी करोगे जो कि इन्वेंशन होगी, जो कि प्रीवियस चीज से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। अब आगे भी चीज सुनो, समटाइम्स बच्चों को लग रहा होता है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट ने 100% एक्यूरेसी किसी चीज के ऊपर दे दी तो हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च बेसिकली है क्या कि अगर ये भी नहीं हो सकता कि हम पूरे 70 80 100 पेपर्स पढ़े और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। बेटा आप अपने रिसर्च गैप के अंदर अगर कोई 4 से 5 या 10 पेपर ऐसे ले लो जिनकी मेथडोलॉजी और आपकी मेथडोलॉजी थोड़ी सी भी डिफरेंट हो ना, आप वहां पे भी नोवेलिटी दिखा सकते हो। तो आपने ये नहीं करना कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, हम इसके ऊपर डिफरेंट नहीं कर सकते। बेटा आप डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका वो डिफरेंट कहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जितने भी एआई टूल्स हैं वो बड़े हेल्पफुल है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बॉडी मिस्ट रेडी करना है तो चैट जीपीटी या वट एवर, चैट जीपीटी ना हो, क्लाउड एआई हो या डीप सीक हो, बेटा अभी मैं सिर्फ अपनी हेल्प के लिए उसको यूज कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे आइडिया दे सकता है लेकिन उस आइडिया को आगे लेके चलना कैसे है वो मुझे पता है, चैट जीपीटी को नहीं पता। चैट जीपीटी सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, कभी भी आपको आगे लेके नहीं जा सकती। अब देखो कि आइडिया मैंने जनरेट करवाना है, मैंने उसको बताया कि आई एम न्यू इन रिसर्च, आई वांट टू मेक ए बॉडी मिस्ट बट आई हैव नॉट येट इनफ मटेरियल, प्लीज हेल्प मी हाउ टू डू आई दिस। तो वो कहेगा कि तुम्हारे पास प्राइमरी रिसोर्सेज क्या है, लाइक तुम बता सकते हो कि मेरे पास कोई फ्रेश फ्लावर्स हैं, लाइक कुछ भी इस तरह के जिससे बॉडी मिस्ट बनता है। तो जो इस फील्ड के रिलेटेड लोग होंगे, एक और चीज है बेटा, फील्ड बहुत जो है ना इसमें प्राइमरी है कि अगर कोई मुझसे डिफरेंट फील्ड का बच्चा आके कहेगा ना मैडम मैं ये रिसर्च टाइटल जो है वो सिलेक्ट करने लगा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसके बताने कि बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये पिछले की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा जिसकी जो फील्ड है वो उसके अंदर सबसे अच्छा है, वो मेरे से भी अच्छा है अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप आइडिया जनरेट करवा सकते हो एआई रिसर्च टूल से, लेकिन उस आइडिया के ऊपर काम आप लोगों ने खुद करना है। आप कोडिंग एआई से ले सकते हो, लेकिन उस कोडिंग को यूज कहाँ पे करना है वो भी आपने खुद देखना है। उस कोडिंग के अंदर कितनी चीजें सही लिखी हुई हैं, कितनी चीजें आपको दोबारा से एडिट करनी है, कैसे हाइपर पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कभी भी एआई टूल्स के ऊपर पूरा रिलाय नहीं करना बेटा। एआई टूल्स ओनली फॉर रिसर्च टूल, इट इज ओनली फॉर असिस्टेंट, नॉट फॉर ऑल रिसर्च। तो आप लोगों ने अपने दिमाग में हमेशा ये चीज बिठा के रखनी है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एन इंट्रोडक्शन। जैसे हमने बात की कि सबसे पहले हम बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई हमारे पास जो चीज है उसके ऊपर प्राइमरी काम क्या हो चुका है, उसका बैकग्राउंड, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग रिसर्च क्या थी, रिसर्च गैप क्या है और ऑब्जेक्टिव और कंट्रीब्यूशन क्या है। अब देखो कि मेनली फिर क्वेश्चन आएगा कि मैडम हाउ टू राइट ए रिसर्च गैप। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जब हम लिटरेचर रिव्यू का पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा रिसर्च गैप किस तरह लिखा जाता है या लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है वो कवर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की इसमें एक एक्सरसाइज होगी, वो मैं भी आप लोगों को करवा दूंगी, आप लोगों ने भी सेम उसको करना है। अब देखो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर टोटल 5 पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि वाटर इन दी वर्ल्ड, ये क्या है कि बैकग्राउंड है कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे पास मुल्क में वाटर की क्वालिटी दिन ब दिन जो है वो गिरती जा रही है, ये उसका थोड़ा बैकग्राउंड है। दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने उसको बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है वो प्योर वाटर पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी पानी की खराब क्वालिटी की वजह से कम हो रही है। तो अब मेरे पास ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि मुझे अपने हमें चाहिए कि हम अपने पानी की क्वालिटी को अच्छा करें। तो सबसे पहले क्या है, बैकग्राउंड है। दूसरे नंबर पे क्या है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरे नंबर पे आया प्रीवियस रिसर्च आया। तो मैंने कहा कि प्रीवियस रिसर्च के अंदर वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब भी बारिश आई तो उन्होंने जो जो बारिश का पानी था वो जो भी करीब के बाग थे या कोई भी पार्क वगैरह था तो उनके अंदर उन्होंने गड्ढे खोद के वो सारा पानी जो है वो जमीन के अंदर दोबारा से
ऑब्जर्व करवा दिया ताकि हमारे पास पानी की क्वालिटी वो हाई हो जाए। वो मोस्टली रिसर्च इसके ऊपर भी होती है कि हम पानी की क्वालिटी को किस तरह जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। इवन हमारे पास जो प्यूरिफायर हम लोग वैसे घरों में यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास रिसर्च के अंदर इस तरह है कि अगर आप लोग एग्रीकल्चर में मेरी प्रीवियस एज ए रिसर्च जो है असिस्टेंट जॉब थी, तो मैंने वहाँ पे वाटर क्वालिटी और जो है ना सेंसर सॉइल मॉनिटरिंग सेंसर्स के ऊपर काम किया था। तो बच्चों को प्रोजेक्ट्स करवाए, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर ये था कि अगर आपने पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपके पास जो सैंड है या स्टोन्स हैं, तो आप उसको यूज करके, लाइक अगर आपके पास किसी भी नहर का या कोई खाले वगैरह का पानी है, आप क्या करोगे कि एक पूरा जो है ना डिब्बा ले लो, लाइक कूलर टाइप या वट एवर कुछ भी लो, उसके अंदर सबसे पहले स्टोन्स डालो, उसके ऊपर सैंड डालो, और उसके ऊपर कोई भी लाइक आपके पास प्लांट है वो उसके अंदर 2 से 3 जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो लगा दो, और उसके ऊपर जो आपके पास खारा पानी है, जो कि पानी की क्वालिटी बहुत खराब है, उसके अंदर वो डाल दो। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लाइक आपने ये चीजें देखी भी होंगी कि आपके पास अगर किसी नहर का पानी है वो बहुत देर एक बाल्टी में भी टब में भी पड़ा रहे, तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे, उसके पास जो उसकी डार्कनेस या पानी की वो तह नीचे हो जाती है, और ऊपर से पानी आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाता है। तो सेम इसके ऊपर भी रिसर्च हुई कि अगर हम लोग अपने पानी को प्यूरिफाई या अपने पानी को थोड़ा जो है वो उसकी वाटर क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अगर कोई ऐसे लो एरियाज हैं जहाँ पे पानी जो है लाइक वहाँ पे कोई प्यूरिफायर नहीं है, वाटर क्वालिटी इनहैंस नहीं हो सकती, उनका सेम पानी खराब ही रहेगा, वहाँ पे सेम का मसला है, तो वो क्या करें, उनके लिए एक रिकमेंडेशन है, लाइक बेटा आपकी जो रिसर्च है वो एक रिकमेंडेशन है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, या कोई भी कि अभी तक ये रिसर्च हो चुकी है, हमारे पास ये नॉवल आइडिया है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इम्प्लीमेंट जरूर करवाएंगे, आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा आइडिया है, ये आइडिया यहाँ पे इस तरह कंट्रीब्यूट करेगा। वो आइडिया स्टूडेंट्स के हो सकता है, वो डिपार्टमेंट्स के लिए हो सकता है, वो किसी भी जिंदगी इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं सीखने के लिए होगा कि बाकी इस चीज में नॉलेज है। तो आप लोगों ने देखना है कि इस चीज में आप अपनी फील्ड के अंदर है कि किस तरह उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो बेटा, एक बच्चा है, उसने जो है ना फेक और जो है ना फेक वीडियोस आजकल बहुत बन रही हैं, तो एक बच्चा है उसको एआई आती है, उसने एक डाटा सेट के ऊपर एआई टूल को जो है एआई मॉडल को ट्रेन किया, और उसकी बेस के ऊपर एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने देखना हो कि ये वीडियो सिर्फ फेक है या ओरिजिनल है, तो वहां पे वो वीडियो अपलोड करे, तो उसकी बेस के ऊपर नीचे रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। देखो दुनिया में कितने ही करोड़ स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई एक बच्चा वो सबसे पहले नोवेलिटी ला के लेके आ सकता है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो दिस इज ऑल्सो ए नोवेलिटी एट दिस स्टेज एज अ बी ए स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो भी फील्ड है बेटा, उसके अंदर नोवेलिटी कैसे आ सकती है। ये नहीं है कि आपने कहना है कि हमने वो पूरा साइंटिस्ट बनना है जो कि इस तरह हो। अपनी बेटा जो एज है ना, उस एज के अंदर रह के जहाँ पे जो है आप कम्युनिटी सर्विस कोई दे सकते हो, वो करो लाजमी। आपको अल्लाह ताला ने बहुत आगे लेके भी जाएंगे, लेकिन मीनवाइल अपनी चीजों को बड़े अच्छे से रखो, सब्र से पेशेंस से रखो। सारी चीजें अल्लाह ताला खुद अता कर देते हैं, लेकिन किसी भी चीज में बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं होता कि अब ये चीज हो गई है तो हमने बहुत जल्दी करनी है। तो अपनी जो बेस है उसको इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि कल को अगर तुम्हें ये टाइटल कहीं पे भी जाके प्रेजेंट करना पड़े, तो वहां पे तुम लोग ऐसे ना हो कि भाई हमारी आवाज नहीं निकल रही, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बेटा ये जो रियल कॉन्फिडेंस होता है आवाज में या किसी भी स्टेज के ऊपर, वो होता है आपके काम की वजह से, कि अगर वो काम आपने वाकई में किया है तो आपको अल्लाह ताला वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि हाउ टू एक्सप्लेन टू द पीपल। ठीक है, तो अब देखो कि सबसे पहला पैराग्राफ था जिसके अंदर क्या था, बैकग्राउंड। दूसरे पैराग्राफ में आपके पास क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने बताया कि प्रीवियस वर्क ये हो चुका है और रिसर्च गैप ये है। ठीक है, मैं बताऊंगी कि रिसर्च गैप के अंदर वाटर क्वालिटी के अंदर फिर भी बहुत ज्यादा मसले हैं। हमारे पास लो रिसोर्स एरियाज हैं जहाँ पे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्यूरिफायर वगैरह बाय करें। तो मैंने इस तरह वो मैंने बता दिया कि ये रिसर्च गैप है। उसके बाद मेरी ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशंस क्या होंगी वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं एक छोटा सा सेंसर बनाऊं या मैं उनको वाटर क्वालिटी, उनके पानी को अच्छा करने के लिए मैं कोई भी इस तरह का नेचुरली उनको एक फ्रेमवर्क दूं जो कि जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसमें इतने ज्यादा पैसे ना लगते हो, लोग उसको अडोप्ट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट के इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं। मी वाले इस लेक्चर में आप लोगों को काफी आइडियाज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि रिसर्च होती क्यों है और रिसर्च की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है।
अब देखो कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो प्रीवियस रिसर्च है उसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं। अब एक और चीज यहाँ पे सुन लो कि हमारे पास ना हमेशा जो अब्स्ट्रैक्ट होता है या कंक्लूजन होता है उसके अंदर ना दो तीन चीजें होती हैं। अगर आप लोग की जो रीडिंग स्किल्स वो बहुत अच्छी है ना, तो समटाइम्स आपको पूरा पूरा पेपर नहीं पढ़ना पड़ता। आप सिर्फ क्या करते हो कि सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो और उसके बाद कंक्लूजन पढ़ लेते हो, तो आपको पता लग जाता है कि इसकी जो है ना कंट्रीब्यूशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन क्या है। क्योंकि आपके पास जो कंक्लूजन होता है या कंक्लूजन से ऊपर एक सेक्शन होता है लिमिटेशंस का, तो वो बता देता है कि इसकी क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशंस मीन कि अगर उसने कोई सेंसर बनाया तो बहुत हाई कॉस्ट का है, तो वो बता देगा कि ये इसकी हाई कॉस्ट है, ये इतने लोग इतनी जल्दी इसको अडेप्ट नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि अब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ के हमें पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन क्या है, और कंक्लूजन के अंदर हमेशा हमारे पास फ्यूचर वर्क होता है कि फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या है, तो वो भी पता चल जाती है। और उसी के बाद हमारे पास रिसर्च गैप के अंदर हम ये भी बता सकते हैं, देखो हो सकता है कि आपके पास सेम टॉपिक हो और किसी ने उसी डाटा सेट को यूज किया हो, आप कोई न्यू डाटा सेट यूज कर लो, आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर लो। तो रिसर्च गैप इज ऑल अबाउट प्रीवियस लिमिटेशंस क्या थी, फ्यूचर वर्क सेक्शन आपने उनको देख लिए। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने कहा कि ठीक है उनकी रिसर्च गैप ये है, तो मेरे कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स ये हैं, मैंने ये न्यू डाटा सेट यूज किया या मेरी ये न्यू टेक्नोलॉजी होगी और ये मेरी न्यू एप्लीकेशन होगी। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है कि रिसर्च गैप कम फ्रॉम एविडेंस इन द लिटरेचर नॉट फ्रॉम इमेजिनेशन। लाइक जैसे मैंने आपको वाटर क्वालिटी का एक बताया, मेरी उसके अंदर रिसर्च पब्लिकेशन है, तो दैट्स वाई मैंने उसको बड़े अच्छे से मतलब कवर अप कर लिया यहाँ पे। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आपके पास ये टाइटल है और उसके आप एविडेंस की बेस के ऊपर रिसर्च गैप दो, तो बेटा जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इमेजिनेशन से थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च गैप दोगे कि प्रीवियस रिसर्चेज ये हो चुकी हैं। तो जो आपके पास हमेशा रिसर्च गैप होगा वो हमेशा आएगा जब आप लिटरेचर रिव्यू को देखोगे कि लिटरेचर रिव्यू में क्या काम हो चुका है। लाइक इकरा एट एल 2026 में एक पब्लिकेशन हुई, तो 2027 में जो है आमना एटेल ने कोई उसी के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो बताएगी कि इकरा एटेल के पेपर के अंदर ये चीजें थी लेकिन इसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स हैं। उसका मॉडल 98% एक्यूरेसी दे रहा है, उसके डाटा सेट के अंदर ये इशू था, लेकिन मैं देखो मैं ऐसा डाटा सेट जो है लेके आ रही हूँ, उसके ऊपर एक न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करूंगी कि मेरी मेथोडोलॉजी इकरा एटेल से भी बेहतर हो सकती है। तो देखो वो मेरी रिसर्च को जो है ना वो खत्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसी की बेस के ऊपर क्या करेगी के रिकमेंडेशन दे देगी। ठीक है, वो उसके ऊपर एक और मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स करके अपना एक नोवेलिटी बता देगी। तो ये हमारे पास क्या है, रिसर्च गैप होता है जो जानना जरूरी होता है। अब देखो कि हमने अब्स्ट्रैक्ट जब किया था तब भी बताया था कि हमारे पास जो सर्च पेपर्स के लिए दो टूल्स हैं, एक है गूगल स्कॉलर और एक है स्कोपस। मैं आप लोगों को अभी स्कोपस भी दिखा देती हूँ। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि आज गूगल स्कॉलर से हमने एक आर्टिकल के ऊपर दो पेपर लेने हैं। उसके बाद उन दो पेपर्स को वहां से जो है ना उनके रेफरेंस उठा के हम इलिसिट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर, और हम देखेंगे कि साइज स्पेस के ऊपर हम कैसे अपना इंट्रोडक्शन जो है ना उन पेपर को पहले समराइज करवाएंगे। बेटा अभी हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपने पेपर्स को क्या करवाएंगे, समराइज करेंगे। हम देखेंगे कि उसके अंदर रिसर्च गैप क्या है और क्या होती है कि सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोडक्शन होता है हम उसको बहुत लॉन्ग कर देते हैं। लॉन्ग मीन कि हम उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो हिस्ट्री ऐड कर देते हैं, और उसके अंदर हम लोग कोई भी साइटेशन ऐड नहीं करते। लाइक हम क्या करते हैं कि एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, बट हमने जो रिसर्च गैप पढ़ा था तो हम उसमें कोई भी रिसर्च गैप की नहीं ऐड करते। लाइक हम रिसर्च गैप के साथ साइटेशंस नहीं ऐड करते जो कि हमने गूगल स्कॉलर से ली होती हैं। उसके बाद हम रिव्यू पेपर से सिर्फ उसको कॉपी करते हैं और उसके बाद लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके पास टू मच हिस्ट्री ना हो, सिर्फ कंसाइजली हो, ताकि आपकी चीजें अच्छे से चलें। नेक्स्ट यही है कि आज हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे कि सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर के ऊपर जाएंगे। मैं मीनवाइल सिर्फ दो ही आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट साइट करूंगी, आप लोगों की ये एक्सरसाइज होगी और ये आपको गूगल फॉर्म पे दोबारा मिल जाएगी। मीनवाइल अगर आप लोग कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकता है, यही आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, अब देखो कि हम लोग चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ। एक मिनट मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
बेटा सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर पे गए। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉटन डिजीज डिटेक्शन। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये टॉपिक सर्च किया। अब मुझे पेपर्स कौन से चाहिए मैंने वो देख लेने हैं। मैंने कहा कि सिंस 2026 के पेपर चाहिए मुझे, ताकि मैं देख सकूं। और हमेशा जो पेपर है, जब अब आपने कभी लिखना है तो जरूर यही है कि 2020 से लेकर 2026 तक जितने भी पेपर्स हों बेटा, आप लोग उन्हीं को यूज करो। उनकी पेशेंस को वो एक अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर बनता है। अब देखो मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, साइट के ऊपर। साइट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट रेफरेंस फॉर्मेट मिल रहे हैं। अब देखो नीचे बीफ टेक्स्ट, एंड नोट या रेफ मैन या रेफ वर्क आ रहा है। तो मैं इनको भी बताऊंगी कि आप ये एंड नोट, हमारे पास एक टूल है जहाँ पे हम लोग मैनुअली जो है इसको जो है ना, सबसे पहले एंड नोट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी एक्सटेंशन पुट करके देन अपने रेफरेंस यहाँ से डाउनलोड करते हैं और एंड नोट के थ्रू इसको ऐड करते हैं। मीनवाइल ये हमारा रिसर्च बूट कैंप है, एआई रिसर्च बूट कैंप। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि यूजिंग एआई टूल्स हम किस तरह अपने टेक्स्ट को साइट करेंगे। अब देखो कि मुझे ये जो है ना लाइक एपीए स्टाइल है, या हमारे पास चिकागो है या एमएल है, तो ये पहले से ही ऑलरेडी आप लोगों को गिवन होता है कि आपने पेपर के अंदर किस चीज के अंदर, लाइक किस टेम्पलेट के अंदर जो है वो रेफरेंस ऐड करने हैं। लाइक ज्यादा जो यूज होता है वो एपीए स्टाइल है। मैंने क्या किया, मैंने एक इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं दूसरे आर्टिकल के ऊपर गई। बेटा जब आपका पेपर भी कोई इस तरह पड़ेगा ना, आपकी साइटेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। मैंने इस पेपर को भी साइड कर लिया, इसका मैंने एपीए स्टाइल ले लिया। अब देखो सेम आप लोगों ने ऐसे 10 आर्टिकल्स को साइड करना है। अब मेरे पास ये दो पेपर्स आ गए। अब मैंने क्या किया, इनको कॉपी किया और मैं गूगल स्कॉलर की अब मुझे जरूरत नहीं है। अब मैंने जो है सर्च पेपर्स कर लिए, सर्च पेपर्स कर लिए। गूगल स्कॉलर से या स्कोपस को यूज कर सकते हो। मीनवाइल आप लोग गूगल स्कॉलर यूज करो, आपको सब डाटा मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अपने पेपर को समराइज करना है, लाइक मैंने इसका रिसर्च गैप या लिटरेचर रिव्यू देखना है। तो मैं किसके ऊपर जाऊंगी, इलिसिट के ऊपर। आपने यहाँ पे इसको जो है पहले लॉगिन करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी लॉगिन होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग न्यू पे जाएंगे। माई टाइटल इज कॉटन डिजीज डिटेक्शन, आई हैव 2 रेफरेंस पेपर। बेटा अगर आपके पास 100 रेफरेंस पेपर भी हैं तो आप लोगों ने अपना प्रॉम्प्ट उसको देना है। और मैंने बता दिया कि रेफरेंस पेपर ये हैं। ओके, मैं इसको जो है ना सबमिट करवाती हूँ। बेसिकली जो इलिसिट है ना, ये हमें रिसर्च गैप और हमें पूरा लाइक लिटरेचर रिव्यू क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, उसमें हेल्प आउट करता है। देखो वो मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन कर रहा है कि समराइज बोथ पेपर को करना है, कंपेयर देयर मेथड्स एंड फाइंडिंग्स करना है, रिलेटेड वर्क पैराग्राफ चाहिए या रिफाइन द प्रोजेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए, इसका लिटरेचर रिव्यू चाहिए। मैं इसको कंपेयर पे करती हूँ ताकि मैं देखूँ कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। ये देखो बेटा, उसने जो है ना ये पेपर्स जो है, 2 पेपर्स हैं, उनकी डिफरेंट जॉब्स हैं। उसने बताया कि ये साइंटिस्ट था, उसने ये कॉन्फ्रेंस पेपर जो है ना वो यहाँ पे सबमिट करवाया, उसका अब्स्ट्रैक्ट ये कह रहा है। और उसके बाद ये जो दूसरा पेपर है उसने उसके बारे में बता दिया, ठीक है। और ओवरऑल द फर्स्ट पेपर इज अबाउट वर्ड वर्क बेस्ट इन द स्पेसिफिक। मीनवाइल
तो बेटा आप जब अपना लिटरेचर रिव्यू देखोगे तो देखो उसने क्या किया कि उसने बता दिया कि ये पेपर है, ये पेपर कब यहाँ पे जो है वो सबमिट हुआ है, कौन से जर्नल में, उसके बाद कब हुआ ये भी बता दिया, उसके बाद उसने उसकी समरी बता दी है। ठीक है, और देखो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक इसकी एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल भी जो है, इसकी बिब टेक्स्ट फॉर्मेट भी सबमिट करवा सकते जो है ना, डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है लिटरेचर रिव्यू का है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह लिटरेचर रिव्यू लिखवाएंगे, क्योंकि इलिसिट को हम यूज करेंगे फॉर लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो अभी देखो कि इसको मैं बिब टेक्स्ट फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करूंगी, देन लिटरेचर रिव्यू जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर हम हैबिट रिसर्च और कनेक्टिंग पेपर्स को यूज करेंगे, कि हम देखेंगे कि वाकई में हमने जो रिसर्च गैप निकाला है वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास इसका टाइटल्स आ जाएगा। और एक मिनट रुको, दोबारा से हम लोग उनके पास अगर हम लोग इसके ऊपर रिलाय ना करें तो हम लोग इसको नेक्स्ट चीज कह सकते हैं, हम ये चीज कह सकते हैं कि आई नीड टेबल इन विच author details, title, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास जो इंट्रोडक्शन है या अब्स्ट्रैक्ट है वो किस तरह, उसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सेम लिखो, टाइटल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथडोलॉजी, और उसके बाद मेथडोलॉजी के पास आपके पास मेथडोलॉजी के बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट, नोवेलिटी, और उसके बाद लिमिटेशंस, क्योंकि आपको रिसर्च गैप में पता होना चाहिए कि आपके पास रिसर्च गैप के अंदर क्या चीजें हैं। आपने दोबारा से प्रॉम्प्ट दे दिया इसका। तो बेटा ये देखो कि आपके पास पूरी डिटेल आ गई कि अथर डिटेल्स क्या है, इस लिमिटेशन क्या है, उसके बाद वो बता रहा है कि इसके अंदर जो क्लास बैलेंस नहीं है, डाटा साइज जो है वो छोटा है, मेथडोलॉजी बता दी कि उन्होंने कौन कौन से मॉडल अप्लाई किए, नोवेलिटी बता दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, मेथडोलॉजी क्या है, टाइटल क्या है, समरी क्या है। तो देखो बेटा इन शॉर्ट ये जो है एक पेपर का हम लोगों को पता चल गया, बजाय इसके कि हम 70 से 80 पेपर लिटरेचर रिव्यू के लिए पढ़ें, हम लोग जो है ना डिफरेंट टूल्स को यूज करके अपना रिसर्च गैप ले सकते हैं। देखो अभी हमने इसको ये नहीं करना कि हम लोगों ने कहा कि हमने पूरा लिटरेचर रिव्यू लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करनी है इसकी बिब टेक्स्ट, या हम एक्सेल फाइल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे पास पूरी एक्सेल फाइल आएगी। तो यहाँ तक आज का जो है ना हम लेक्चर की तरफ प्रीवियस चलते हैं। तो साइज स्पेस से आज इलिसिट कर लो, नेक्स्ट टाइम जो है वो साइज स्पेस में भी देखेंगे कि क्या ज्यादा नोवेलिटी है एज कम्पेयर टू इलिसिट। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमने इलिसिट और साइज स्पेस से जो अपने लिटरेचर रिव्यू लिखवाया है उसके अंदर से जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया मेथड डाटा सेट और लिमिटेशंस, हमने उसको कॉपी किया और जो है ना उसको चैट जीपीटी को देके या क्लाउड एआई को, आप जो है क्लाउड एआई यूज करो या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट यूज करो, उसको वहां पे जो है ना सारी जो है ना लिमिटेशंस वगैरह दे के जो भी लिटरेचर रिव्यू, और उसे कहो कि हमारा टाइटल ये है, ये आप लिटरेचर रिव्यू लिख दें। और लिटरेचर रिव्यू के लिखने का हर पैराग्राफ का अपना मेथड होता है। तो आपने ये क्या करना है कि आपने अभी इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आपने आपकी ये एक्सरसाइज होगी कि आप 10 पेपर लें रेलिवेंट टू योर टाइटल। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप गूगल स्कॉलर से उनको साइट करोगे, इलिसिट के ऊपर जाओगे, उनकी सारी जो है ना लिटरेचर रिव्यू निकालोगे, और उसके बाद वो जो है को पायलट को या आप क्लाउड एआई को यूज करके वहां पे आप अपना एक जो है 4 पैराग्राफ्स लिखवाओगे जिनके अंदर बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस, उसके बाद रिसर्च गैप, एग्जिस्टिंग रिसर्च, उसकी लिमिटेशन क्या है और आपकी प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। तो आपने इस तरह के 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं और वो सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। और मीनवाइल जिसके जितने भी बेटा क्वेश्चंस हैं वो इनबॉक्स में खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा।
मैडम मैंने ये कहना था कि मैं ना नाउ डेज थीसिस राइट अप कर रही हूँ, तो मैंने इंट्रोडक्शन का एक ड्राफ्ट लिख लिया हुआ है। तो अब मैं रिव्यू पे हूँ, तो मैंने जो जितने भी आपने पॉइंट्स बताए हैं ना, वो मैंने तकरीबन उसी तरह से ही लिखा हुआ है सारा, प्रीवियस भी और सारा। लेकिन एक चीज़ आपने कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स बताएं, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम इंट्रोडक्शन के बाद एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की भी एक उसमें ऐड करते हैं शीट, तो उसमें नहीं हम बताएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स? नहीं बेटा, जो रिसर्च आर्टिकल होते हैं ना, उसके अंदर हम एम एंड ऑब्जेक्टिव अलहदा से नहीं डिफाइन करते। हम उसी जो पूरा इंट्रोडक्शन होता है उसके लास्ट